हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका Q1 FY27 का रिजल्ट आ चुका है, तो ये रिजल्ट के बारे में डिटेल में एनालिसिस हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट मेरे हिसाब से थोड़ा एवरेज काइंड ऑफ रिजल्ट आया है। अगर आप इंडिया शेल्टर जो बहुत अच्छे रेट से ग्रो करता है, ऑलमोस्ट 30-35% से, आप देखेंगे 3-4 क्वार्टर पहले ये ग्रो करता था, लेकिन आप देखेंगे उसका जो जो ग्रोथ का जो रेट है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है। पिछले क्वार्टर में यानी Q4 ऑफ FY26 में मैनेजमेंट ने उसका गाइडेंस वगैरह घटाया था। पहले इसका गाइडेंस था कि हम 30% प्लस से ग्रो करेंगे, लेकिन लास्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट ने कहा था कि हम 25 से 30% में ग्रो करेंगे। लेकिन इस क्वार्टर में अगर आप इसका ग्रोथ देखेंगे तो 24% से इसका ग्रोथ हुआ है। लेकिन नॉर्मली ये 30%, 31%, 32% लेवल पे ग्रो करता है। तो इसका जो ग्रोथ है, इसका जो लोन बुक का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है। ये एक बात है जो मेरे को लग रहा है। उसके साथ इसके एसेट क्वालिटी में भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। अगर आप इसका AUM 24% से ग्रो किया है और इसका डिसबर्समेंट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा डाउन हुआ है। ऑलमोस्ट पिछले क्वार्टर में या फिर Q1 ऑफ FY26 में इसका डिस्बर्समेंट तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के लगभग अभी इस क्वार्टर में हो चुका है। ऑलमोस्ट 650 के लगभग इसका डिस्बर्समेंट है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि वो लोग डिस्बर्समेंट का जो प्रोसेस है इसको थोड़ा चेंज किया है। कैसे चेंज किया है? पहले ये लोग क्या करते थे, सपोज किसी का अगर आप कोई लोन अमाउंट डिसबर्स करेंगे तो ये जो जब ये चेक काट के दे देते उसी टाइम पे इसको ये डिसबर्समेंट में इसको एंट्री कर लेता था। अब जो नया सिस्टम आया है उसमें आप चेक काटेंगे जब आपका बैंक से जब आपका रुपया, सपोज 10 लाख का लोन है, जब बैंक से 10 लाख रुपया क्लियर होगा, बैंक से जब बाहर होगा, तभी इसको डिसबर्समेंट के अंदर ये लोग एंट्री कर रहा है। इसीलिए जो महीने के लास्ट में जो डिसबर्समेंट वगैरह हुआ है वो Q1 में इसका एंट्री नहीं हुआ है। तो इसीलिए डिसबर्समेंट जो थोड़ा कम दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट जो डिसबर्समेंट है वो 1000 करोड़ के लगभग है, यानी फ्लैट है। ऐसा नहीं कि ग्रो कर रहा है, तो इसका डिसबर्समेंट फ्लैट है, जो एक नेगेटिव बात है मेरे हिसाब से। डिसबर्समेंट अगर आप देखेंगे अगले पिछले क्वार्टर में भी डिसबर्समेंट सिर्फ और सिर्फ 11% से ग्रो कर रहा था। इस टाइम पे अगर आप जो आपका जो नया सिस्टम के थ्रू भी अगर आप जाए तो भी ये आपका फ्लैट है, कोई ग्रोथ नहीं है। तो एक बात है। तो उसके बाद अगर आप इसका पैट देखेंगे 20% से ग्रो किया है। फिर अगर आप इसका जो मेन कॉन्सर्न जो मेरे को लगा है वो इसका एसेट क्वालिटी। अगर आप इसका एसेट क्वालिटी देखेंगे जो 1.2% था इसका GNPA का नंबर, अभी बढ़ के हो चुका है 1.5%। तो इसका GNPA का नंबर बढ़ा है। और अगर आप नेट NPA का नंबर देखेंगे तो 0.9 था, बढ़कर हो चुका है 0.9 था, बढ़कर हो चुका है 1.2%। और Q1Q बेसिस में भी ग्रो किया है। तो इसका जो नेट NPA और GNPA का जो नंबर है वो Q1Q बेसिस में भी बढ़ा है और आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी बढ़ा है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। अगर आप देखेंगे Q3 में मैनेजमेंट ने Q3 में इसका जो एसेट क्वालिटी वो थोड़ा डिटोरेट हुआ था। उस टाइम पे मैनेजमेंट ने कहा था कि इसका कुछ कस्टमर है जो टाइम पे अपना लोन वगैरह ये लोग रीपेमेंट नहीं कर रहा है, EMI मिस कर रहा है, और इसीलिए ये लोग उसको जानबूझकर इसे NPA के दायरे में रख रहा है। इसीलिए NPA बढ़ रहा है। अगले क्वार्टर से NPA वाला इशू सॉल्व हो जाएगा। तो मैनेजमेंट जो कहा था उसके अनुसार इसके Q4 में जो GNPA 1.5 हुआ था वो गिर के 1.2 हो गया था। नेट NPA जो 1.2 हुआ था गिर कर 0.9 हो गया था। लेकिन इस क्वार्टर में फिर से इसका GNPA और नेट NPA का नंबर इंक्रीज हुआ है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा अच्छी बात नहीं है। फिर इसका 30+ DPD का, यानी जो लोग एक से ज़्यादा EMI मिस कर रहा है, उसका अगर आप नंबर देखेंगे 4.5 था Q1 FY26 में, अभी हो चुका है 5.2। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में आपका ऊपर के दिशा में जा रहा है, यानी ये भी एक नेगेटिव बात है। फिर अगर आप इसका Q4 में देखेंगे जो था 4%, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी EMI जो मिस करने का नंबर बढ़ रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी 30+ डेटा बढ़ रहा है। यानी ये लोग इसका जो कस्टमर है वो अपना लोन को रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है। ये सही, अगर आप इसको सीधी लैंग्वेज में बताएंगे तो ये बात है। फिर इसका कलेक्शन एफिशिएंसी भी देखेंगे 97% हो चुका है। पहले अगले पिछले क्वार्टर में 100% था। ये भी सही है कि Q4 सबसे अच्छा क्वार्टर होता है, लेकिन 100% से एकदम 97% मेरे हिसाब से ये थोड़ा मिसमैच हो रहा है। अगर ये 98-99 के रेंज में होता तो तभी अच्छा होता। तो ये बात है।
फिर अगर इसका नीम देखेंगे, नीम मोटा मोटी स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरओए और आरओई का नंबर भी मोटा मोटी ठीक है, इसमें कोई उतना दिक्कत की बात नहीं है। और इसका क्रेडिट कॉस्ट जो 0.3% था, 0.5% वो स्टेबल है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में थोड़ा डाउन हुआ है। Q4 में था 0.3%, अभी हो चुका है 0.5%। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट वो 40 से 45 बेसिस पॉइंट रहेगा, तो 19-20 का ठीक ठाक है, उतना दिक्कत नहीं है। तो यही है ओवरऑल डिस्कशन। तो जो मेन प्रॉब्लम की बात पहले कर लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे, जो इंडिया सेल्टा एक एफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में काम करते हैं। तो एफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में पहले उतना कंपटीशन नहीं था, चुनिंदा कुछ प्लेयर था इस सेगमेंट में। तो बड़े बड़े जो प्लेयर थे वो प्राइम सेगमेंट में काम करते थे। लेकिन एफोर्डेबल सेगमेंट में क्या होता है, आप गांव के जो टायर 3 टायर 4 के जो सिटीज़ के जो लोग होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग या फिर जो बिजनेस वगैरह करते हैं, उसके लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। छोटे छोटे लोन 10 लाख 12 लाख इस तरह का लोन प्रोवाइड करते हैं। और ये जो लोन होता है, इनमें आपको हायर ईल्ड मिलता है। लेकिन जो प्राइम सेगमेंट में काम करते हैं, जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस, LIC या फिर बैंकिंग वाला जो काम करते हैं इस सेगमेंट में, उसको जो प्राइम सेगमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, तो उसमें आपको ईल्ड थोड़ा कम मिलता है। इसीलिए जो आपका बजाज हाउसिंग टाइप जो बड़े बड़े जो कंपनी है, बड़े बड़े जो बिजनेस है, वो भी अब एफोर्डेबल फाइनेंस में आ गया है। इसीलिए जो एफोर्डेबल फाइनेंस है, इस सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ रहा है, ये एक बात है। इसीलिए आप देखेंगे इसका जो ग्रोथ जो है थोड़ा हैम्पर हो रहा है, तो एक बात है। तो और उसके साथ गाइडेंस, अगर आप पहले इसका गाइडेंस था 30% प्लस, लास्ट क्वार्टर में इन्होंने बताया था 25 से 30% के रेट में हम ग्रो करेंगे। अभी ग्रो कर रहा है 25% से भी नीचे। देखते हैं कौन कॉल में मैनेजमेंट क्या कहते हैं। तो इसका जो ग्रोथ का जो स्पीड है वो नीचे आ रहा है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके साथ एसेट क्वालिटी, Q3 में एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हुआ था, फिर से Q4 में अच्छा हुआ था, Q1 में अब फिर से डिटोरिएट हो गया है। तो इसका एसेट क्वालिटी भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के थ्रू जा रहा है। कलेक्शन एफिशिएंसी भी घट रहा है। और कोई भी लेंडिंग बिजनेस के लिए उसके एसेट क्वालिटी सबसे देखने वाला चीज़ होता है। अगर उसके एसेट क्वालिटी में कोई भी दिक्कत आ जाएगा तो उसका बिजनेस गड़बड़ हो सकता है, उसका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ सकता है, उसका जो पैट घट सकता है, इस तरह का सिचुएशन आ सकता है। फिर इसका डिसबर्समेंट का अगर आप देखेंगे, डिसबर्समेंट उतना ग्रो नहीं कर रहा है। अगर आप जो 100 करोड़ भी देखेंगे इसका डिसबर्समेंट का अमाउंट, फिर भी इसका ग्रोथ नहीं है, फ्लैट है। तो यही बात है ओवरऑल। तो रिजल्ट मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस था 25 से 30% का, लेकिन ये बिलो 25% से ग्रो कर रहा है। और उसके साथ एसेट क्वालिटी भी डिटोरिएट हो रहा है। अगर अब इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2.5 के प्राइस टू बुक में ये बिजनेस है। तो मेरे हिसाब से मेरे को इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं लगा है। और एक बात लास्ट में कहना चाहता हूँ कि आप देखेंगे 1-2 साल पहले जो हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी था वो बहुत अच्छा कर रहे थे, मेनली आपका जो एफोर्डेबल सेगमेंट में जो काम करते हैं। उस टाइम पे अगर आप देखेंगे जो आपका जो बैंक या फिर NBFC या फिर माइक्रो फाइनेंस उतना अच्छा नहीं कर रहे थे, उसके एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आ गया था। उस टाइम पे एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस बहुत बढ़िया कर रहे थे। लेकिन आप इस सिचुएशन में देखेंगे तो कोई कोई बैंक आपका 20-25% से ग्रो कर रहा है, NBFC 30-40-50% से ग्रो कर रहा है, माइक्रो फाइनेंस का बुक क्लीन हो गया है, वो आपका रिवर्स चल रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। तो इस सिचुएशन में मेरे को लगता है कि आपका जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से बेहतर NBFC, इससे बेहतर एसेट क्वालिटी वाला, बेहतर ग्रोथ वाला NBFC आपके पास अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से इस टाइम पे जो आपका जो हाउसिंग फाइनेंस के छोड़ के NBFC में शिफ्ट होना बेहतर मेरे को लगता है। क्योंकि जो एफोर्डेबल जो हाउसिंग सेगमेंट है इसमें बहुत कंपटीशन बढ़ गया है और उससे बेहतर NBFC कंपनी परफॉर्म कर रहा है। तो जो अच्छे परफॉर्म कर रहा है, जिसका एसेट क्वालिटी एकदम प्रिस्टीन है, उसी सेगमेंट में हम जाना चाहिए। और हमारे पास तो पैसा का पेड़ नहीं है कि सब में हम थोड़ा थोड़ा रखें। तो हमें बेटर जो अपॉर्चुनिटी है, सबसे जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उसके साथ हमें चलना है। हमारा जो हार्ड अर्न मनी है उसको बेस्ट अपॉर्चुनिटी में डिप्लॉय करना चाहिए, तभी आपका वेल्थ बनेगा। तो यही था ओवरऑल डिस्कशन। कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है जो आपके साथ मैंने शेयर किया। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।